गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलिए आज हम 12 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी अभी तक कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने की करंट अफेयर 15 रुपये में, 6 महीने की 40 में, 1 साल की 60 रुपये में PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और आप आसानी से उन्हें पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको PDF व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। हरियाणा से शुरू किया गया सेल्फी विद डॉटर अभियान कितने देशों में संचालित किया जाएगा? तो ये संचालित किया जाएगा 10 देशों के अंदर। भारत में बेटियों को सम्मान दिलाने वाला सेल्फी विद डॉटर अभियान अब दुनिया के 10 बड़े देशों में संचालित होगा। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की देखरेख में चलाए जाने वाले इस अभियान के लिए भारत की 10 लड़कियों का चयन किया गया है। चंडीगढ़ के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा अन्वी अग्रवाल इन सभी 10 लड़कियों को लीड करेंगी। अन्वी सबसे कम उम्र की लड़की है जिसे इस अभियान के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संयोजक सुनील जागलान इस अभियान की देखरेख करेंगे। सेल्फी विद डॉटर अभियान भारत में 2015 में आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार इस अभियान की तारीफ भी कर चुके हैं। दुनिया के 70 देशों से इस अभियान के तहत अभिभावकों ने अपने बेटियों के साथ सेल्फी खींचकर भेजी थी। यह सभी सेल्फी फाउंडेशन के ऑनलाइन म्यूजियम में संरक्षित रखी हुई है। इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 में सेल्फी विद डॉटर अभियान को देश का सबसे पॉपुलर अभियान घोषित किया गया था। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संयोजक जींद जिले की बीबीपुर ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच सुनील जागलान हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फाउंडेशन के सलाहकार भी हैं। उन्हें अपनी ग्राम पंचायत को सबसे पहले ऑनलाइन करने का श्रेय हासिल भी है। कोरोना काल में ही सुनील जागलान ने ऑनलाइन ग्राम सभाओं का आयोजन कर प्रदेश और केंद्र सरकार के सामने ऑनलाइन ग्राम सभाओं के संचालन का विकल्प भी तैयार किया था। सुनील जागलान के अनुसार अब भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा और मॉरिशस समेत दुनिया के 10 बड़े देशों में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की टीम तैयार की जाएगी। देश भर में ऐसी लड़कियों का चयन किया जा चुका है जो इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान के लिए काम करेंगी। इस टीम में चंडीगढ़ से अन्वी अग्रवाल के अलावा बिहार से अंजलि, दिल्ली की मायरा, हरियाणा के जींद से रितु जागलान, नूह की पूजा व सारा, रोहतक की भावना दांगी, जींद की मोनिका और हिमाचल की सारण्या शामिल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने प्रति वर्ष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है? तो ये फैसला लिया गया है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है यह 1949 को सोनीपत में हुई थी और इसके फिलहाल वर्तमान में वाइस चांसलर राजेंद्र कुमार आन्यात हैं। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोरथल तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता मापदंडों को लेकर शिक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष ऐसे 10 कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। नवाचार के प्रारंभिक चरण में बौद्धिक संपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि 5 दिन की रहेगी। कार्यक्रम के आयोजन पर 3 लाख रुपए तक की राशि खर्च की जाएगी। AICTE के द्वारा ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को 1.5 लाख रुपए तक की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी, जबकि शेष राशि का वहन विश्वविद्यालय के द्वारा ही किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 60% अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागी ही प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे। DCRUST इन सभी कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। इसके बाद है, हाल ही में
आर्टिस्ट वरुण टंडन ने किस हॉकी खिलाड़ी का 23 बाई 15 फीट का विशेष पोर्ट्रेट तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है बलबीर सिंह के द्वारा। आर्टिस्ट वरुण टंडन ने 10 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के मौके पर उनका पोर्ट्रेट बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे उन्होंने सेक्टर 42 हॉकी स्टेडियम में डिस्प्ले किया है। सीनियर का ये पोर्ट्रेट 23 बाई 15 फीट का है और इसे खास तरीके से वरुण के द्वारा तैयार किया गया है। 10 दिन में इस पोर्ट्रेट को तैयार किया गया है। इसके लिए एक हॉकी स्टिक और एक बॉल का इस्तेमाल किया गया है। बाल को रंग में भिगोया गया है और उसके बाद स्टिक की मदद से उसे तैयार किया गया है। वरुण ने इससे पहले बलबीर सीनियर के देहांत पर भी पोर्ट्रेट बनाया था। ये उन्होंने लकड़ी के साथ तैयार किया था और ये लकड़ी एक हॉकी स्टिक से ही ली गई थी। बलबीर सिंह सीनियर ने 3 बार देश को ओलंपिक्स गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने पहला गोल्ड मेडल 1948 ओलंपिक्स में दिलाया और ये पहला मौका था जब किसी जगह पर भारत का तिरंगा लहराया गया था। इसके बाद 1952 ओलंपिक्स में भी उन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। 1956 यानी कि 1956 ओलंपिक्स में बलबीर सीनियर को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था और इस बार भी उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता और गोल्डन हैट्रिक पूरी की। तो इनका जो जन्म है यह 31 दिसंबर 1923 को आया था हरिपुर खालसा, और इनकी मृत्यु जो है वो 25 मई सन 2020 को हुई थी। और इन्हें जो अवार्ड दिया गया था वो CNN-IBN की तरफ से इंडिया ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जो अवार्ड है वो दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पराली से एथेनॉल बनाने के लिए 2G एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पानीपत में। पराली से एथेनॉल बनाने के लिए रिफाइनरी में 2G एथेनॉल प्लांट अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा, जहां प्रतिदिन 469 टन पराली का उपयोग कर 100 किलोलीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पराली नहीं जलने से नवंबर के आसपास शहर का प्रदूषण 4 गुना तक कम हो जाएगा। वहीं प्लांट के शुरू होने से करीब 30,000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके निर्माण पर 909 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्लांट में पानीपत के साथ ही करनाल के किसान भी अपनी पराली बेच सकेंगे। पराली खरीद के लिए पानीपत और करनाल में 30 कलेक्शन सेंटर भी बनाए जाएंगे। कृषि विभाग के अनुसार पानीपत में करीब 3.71 लाख टन पराली हर साल निकलती है। वहीं एथेनॉल प्लांट की रोजाना की क्षमता 469 टन पराली खपत की है। इस लिहाज से अगर पानीपत की सभी पराली प्लांट में पहुंचती हैं तो उसकी खपत में ही 770 दिन लग जाएंगे। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में गेहूं की सीधी बिजाई के लिए हैप्पी सीडर मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसका आंसर है करनाल। धान का कटोरा कहे जाने वाला करनाल वर्षों से धान उत्पादक का एक प्रमुख जिला रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने करनाल को सबसे अधिक 15 हैप्पी सीडर उपलब्ध करवाए हैं। इन्हें प्रयोग में लेने के लिए किसानों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। मशीनें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी, जबकि गत वर्ष विभाग के निर्देशानुसार हैप्पी सीडर 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से उपलब्ध करवाए गए थे। इन मशीनों को विभागीय स्तर पर फरवरी 2018 में खरीदा गया था और वर्ष 2018-19 में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए खरीदी जाने वाली मशीनों में हैप्पी सीडर को मैंडेटरी किया गया था। हैप्पी सीडर मशीन की खासियत है कि इससे धान कटाई के बाद खेत में अवशेषों के बीच में ही गेहूं की सीधी बिजाई की जा सकती है, जो मैनुअल तरीके से की गई बिजाई से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। लाइनों में प्रॉपर बिजाई से गेहूं की पैदावार भी ज़्यादा निकलती है। धान के अवशेष मिट्टी में मिलकर एक बेहतरीन खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान को धान अवशेषों में आग लगाने की जरूरत भी नहीं रहती है। इसके बाद है, हरियाणा के गाँव में किस फाउंडेशन के द्वारा प्ले स्कूल का संचालन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा।
तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इस फाउंडेशन की जो स्थापना है ये 1994 यानी कि 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और इसके वर्तमान जो CEO हैं वो डॉक्टर रुक्मणी बनेजी हैं और इसकी जो खोज है वो माधव चौहान और फरियादा लैम्बेनी के द्वारा की गई थी। तो चलिए, इसके बाद हरियाणा के विभिन्न गांवों में 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्ले स्कूल संचालित करेगी। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग व प्राथमिक शिक्षा विभाग का प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। समझौते के तहत इन प्ले स्कूलों को सही प्रकार से संचालित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास हो सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न गाँव में 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए 4000 प्ले स्कूल खोलने की घोषणा की है। इन प्ले स्कूलों में भाषा व ज्ञान संबंधी विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र इन प्ले स्कूलों का हिस्सा होंगे, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अधिकतर ये प्ले स्कूल बनाए जाएंगे। इसके बाद है, हाल ही में किस संस्थान के शोध में खुलासा हुआ है कि भारतीय दुधारू पशुओं में सोमैटिक सेल्स की संख्या अधिक होने के कारण दूध की गुणवत्ता कम होती है। तो ये खुलासा किया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। दुधारू पशुओं में सोमैटिक सेल्स जितने कम होंगे उनके दूध की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है। शोध में खुलासा हुआ है कि भारतीय दुधारू पशुओं में सोमैटिक्स सेल्स की जो संख्या है वो अधिक पाई गई है। इस कारण यह उतना पौष्टिक नहीं होता है और भारत का जो दूध होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं टिक पाता है। सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश होने के बावजूद विदेश में दूध व इससे निर्मित उत्पादों के निर्यात में भारत काफ़ी पीछे है। इस क्षेत्र में देश की हिस्सेदारी बेमुश्किल 10% तक ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोमैटिक सेल को दूध की गुणवत्ता मापने का अहम पैरामीटर माना जाता है। ये दूध में मौजूद बेहद महत्वपूर्ण श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। विभिन्न कारणों से संक्रमित पशुओं के थनों में अक्सर इनकी मात्रा बढ़ जाती है। पहले सेल मापने के लिए स्लाइड व माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता था, जबकि अब खास टेस्ट होते हैं। सोमैटिक सेल बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण पशु का स्वच्छ न होना और संक्रमण होना है। अक्सर अच्छी मिल्किंग मशीन का प्रयोग न करने, संक्रमण से बचाव के प्रबंध न करने, स्वच्छता के उचित प्रबंध न होने, मौसमी उतार चढ़ाव और खान पान या प्रजनन तंत्र में गड़बड़ी से भी सेल बढ़ जाते हैं। इसे देखते हुए दूध निकालने से पहले व बाद में पशु की स्वास्थ्य तथा दूध प्रबंधन के उच्च मानक स्तर बनाए रखने पर ध्यान देना जरूरी है। थन में कोई घाव या संक्रमण होने पर तुरंत उपचार कराने व संक्रमित पशु मिलने पर उसे तुरंत अलग कर देने से भी इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। भारत में गायों की 39 और भैंस की 13 प्रजातियां हैं। भारत में कुल दूध उत्पादन जो क्षमता है वो 51% भैंसों से ही मिलती है, जबकि 20% देसी व शेष अन्य नस्लों की गायों से दूध प्राप्त होता है। तापमान बढ़ने या घटने पर अन्य नस्लों में दूध उत्पादन गिरने के साथ प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है, लेकिन देसी गाय मौसम की तमाम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होती हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में किस पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई गई है फूलों की सजावट और गुलदस्ते भेंट करने पर। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में फूलों की सजावट और गुलदस्ते भेंट करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के सरकारी संस्थानों की कमी को देखते हुए लिया गया है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के निवासी रामफल ओल्ड बॉय के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं चरखी दादरी के रहने वाले रामफल। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, यही हैं रामफल। दादरी के गांव कामोद निवासी रामफल 72 वर्ष की उम्र में भी मैराथन दौड़ रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी वजह से इन्हें ओल्ड बॉय के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों मुंबई में आयोजित एशियन हाफ मैराथन चैंपियनशिप में 72 वर्षीय रामफल ने रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। रामफल अब तक राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर 36 मेडल जीत चुके हैं। ओल्ड बॉय के नाम से मशहूर रामफल धावक ने सरकार से
सेवानिवृत्त होने के बाद से अब 20 गोल्ड व 16 रजत पदक जीते हैं। पहले भी दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड हाफ मैराथन दौड़ में रामफल ने 17 देशों के 20,000 धावकों की मौजूदगी में रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता था। तो चलिए दोस्तों, आज से हम अपनी वीडियो में एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको रिवीजन करवाते हैं, कम से कम एक दिन में 9, 10 या फिर 11 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। तो उन सभी क्वेश्चनों को वीडियो के लास्ट में वन लाइनर के रूप में हम रिवीजन किया करेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम आसानी से याद कर सकें और आपको भी इससे जो ये क्वेश्चन है रिवीजन करने से अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन थे वो क्या क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर मैं पहले पर्सन दूंगा और उसके बाद कुछ सेकंड तक मैं रुकूंगा और उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो आपको कुछ सेकंड जब मैं रुकूंगा उसी समय अपना आंसर सोच लेना है और जब मैं आंसर बताऊं तो आपको देखना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। इस प्रकार से आपको ये सभी को जो क्वेश्चन है वो हमारी हर वीडियो के अंदर इसी प्रकार से रिविजन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा से शुरू किया गया सेल्फी विद डॉटर अभियान कितने देशों में संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 10 देशों के अंदर संचालित। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने प्रतिवर्ष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के अंदर। हाल ही में आर्टिस्ट वरुण टंडन ने किस हॉकी खिलाड़ी का 23 बाई 15 फीट का विशेष पोर्ट्रेट तैयार किया है? तो ये किया गया है बलबीर सिंह का। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में पराली से एथेनॉल बनाने के लिए 2G एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पानीपत जिले में। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में गेहूं की सीधी बिजाई के लिए हैप्पी सीडर मशीनें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी? तो ये करवाई जाएंगी करनाल के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा के गांव में किस फाउंडेशन के द्वारा प्ले स्कूल का संचालन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान के शोध में खुलासा हुआ है कि भारतीय दुधारू पशुओं में सोमैटिक सेल्स की संख्या अधिक होने के कारण दूध की गुणवत्ता कम होती है? तो ये हुआ है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में किस पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई गई है फूलों की सजावट और गुलदस्ते भेंट करने पर। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के निवासी रामफल ओल्ड बॉय के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं चरखी दादरी के नाम से। आई होप कि दोस्तों आपने सभी क्वेश्चनों के जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं दे पाए हैं उन्हें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार फिर से हमारी इस वीडियो को दोहरा लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश के किस गांव को महाग्राम योजना को लागू करने के लिए मॉडल के तौर पर चुना गया है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका जवाब नहीं दे पाए थे, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है चौटाला गाँव को इसके लिए चुना गया है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढंग से लागू किया जाएगा कि वह एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित हो सके। इस गांव में महाग्राम योजना के सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चौटाला गांव ताऊ देवीलाल की राजनीति का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ से ताऊ देवीलाल के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला और अब दुष्यंत चौटाला राजनीति से निकले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली बार किस जिले में नवग्रह और नक्षत्र वाटिका बनाई गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या फिर हिसार के अंदर। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।